ओके, क्लास क्लोज हो गया था Zoom। अच्छा, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, दिस वन, कि हमें अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और हमने इसको सॉल्व करना है तो कैसे करना है। अच्छा, मैं क्या बता रही थी, यहाँ पे हमें T2 को एक्सप्रेस करना है T1 की फॉर्म में सबसे पहले। ठीक है, ये इस तरह से हम लोगों के पास आ गया। ठीक है, मतलब ये कि इस हम लोगों ने इसको क्या करना है, रीड्रॉ कर लेना है। अच्छा, अब इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। हमें पता है कि जितने भी डिस्प्लेसमेंट हैं उनकी जो इम्पिडेंसेस है वो किसके इक्वल होगी, टार्क के इक्वल। ठीक है, ये अगर आप लोग पीछे से सारे रिकॉल करते आ रहे हैं ना, सारे अपने क्वेश्चन सॉल्व किए रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम के, तो वहां पे जब इम्पिडेंसेस की मैंने बात की थी, थीटा 1 थीटा 2, यहाँ पे चूंकि एक ही थीटा है इसलिए हमें वहां पे डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 या इस तरह से। तो ये आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, इसकी हमारे पास इम्पिडेंस क्या है, जे एस केयर, इसकी हमारे पास क्या है, डी एस, इसकी हमारे पास क्या है। तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, जो कि हमारे पास क्या है, थीटा 2 ऑफ एस। ये किसके इक्वल है, टॉर्क के इक्वल है। T2 के इक्वल है तो T2 के जगह पे हम लोगों ने क्या यूज किया है, T1 ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय N2 डिवाइडेड बाय N1। ओके, यहाँ तक कर लिया हम लोगों ने सॉल्व, यहाँ तक हो गया आपके पास क्वेश्चन। अच्छा, अब इस इक्वेशन में से हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं थीटा 2 ऑफ एस डिवाइडेड बाय T1 ऑफ एस। ये किसके इक्वल आ जाएगा, N2 डिवाइडेड N1 डिवाइडेड बाय किसके आ जाएगा, ये चीज इसकी रेसिप्रोकल में चली जाएगी, जे एस के प्लस डी ऑफ एस प्लस के। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर इस क्वेश्चन में आपने थीटा 2 ऑफ एस डिवाइडेड बाय T1 ऑफ एस फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा इतना क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, और अगर हमें इस क्वेश्चन में से ही यही सेम आपके पास सिस्टम है, और सिस्टम में से हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे थीटा 1 ऑफ एस डिवाइडेड बाय, ठीक है, अगर यही सेम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है थीटा 1 ऑफ एस डिवाइडेड बाय T1 ऑफ एस अगर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब जरा इसका थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। अब हमें पता है कि थीटा 2 ऑफ एस मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है ये क्या होता है, अब इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे N2/N1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, N1 डिवाइडेड बाय N2। अगर अब इसमें से थीटा 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करें, थीटा 2 ऑफ एस किसके इक्वल आ जाएगा, N1 डिवाइडेड बाय N2 मल्टीप्लाई बाय थीटा 1 ऑफ एस। ठीक है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, थीटा, इसकी वैल्यूओं को अब हम लोगों ने इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब यहाँ थीटा 2 था उसमें हम लोगों ने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अल्टीमेटली जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब हम T1s को यहाँ रहने देंगे और N2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ N2/N1 जब उधर जाएगा उस साइड में, तो ये क्या आ जाएगा, N1 डिवाइडेड बाय N2 होल स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आप लोग करेंगे और मुझे इसका फीडबैक देंगे इंशाल्लाह। अब इस दफा प्रॉब्लम ना आए कोई भी, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये हुआ था, लैपटॉप का अच्छा खासा प्रॉब्लम हो गया है, उसका माइक का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, और इसके अलावा तो वो अभी उसका रिपेयर कंप्लीट हुआ है, और उसमें भी काफी ज्यादा पोर्शन जो है ना, भी काफी ज्यादा लेक्चर मिस भी है, इनफैक्ट हम लोगों ने उसको भी कवर करना है। अच्छा, ये हम लोगों ने क्या बताया कि अगर हम लोगों ने थीटा 1, ऑब्वियसली अगर थीटा 1/T1 फाइंड आउट करना है तो थीटा 1, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, वो जो वही क्वेश्चन थी उसमें हम लोगों ने क्या कर लिया, N1 N2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया।
और अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को फाइनलाइज करेंगे। इस ये एक्सप्रेशन कैसे फाइनलाइज होगा कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं डी के ये किससे मल्टीप्लाई होंगे, n1 डिवाइडेड बाय n2, क्योंकि जब ये n1 n2 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, n1 बाय n2 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर होने के बाद क्या करेंगे, इसको मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ। ऑनलाइन में वैसे ना एक बात है कि मैथमेटिकल सब्जेक्ट को करना थोड़ा टफ हो जाता है, और वैसे भी इस चीज़ के साथ इंश्योर करना कि यू आर पीपल आर अंडरस्टैंडिंग वेल, JS स्क्वायर प्लस DS प्लस के, अगर हम इसको मॉडिफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, n1 बाई n2 होल स्क्वायर, θ1 ऑफ s इज इक्वल टू, अगर हम लोगों ने ये रेशो लेना है तो ये उस साइड में आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। n1 बाई n2 होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि n1 बाई n2 स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, d के साथ भी और k के साथ भी। अच्छा, इसका मजीद ना अभी आपको एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, उससे ज़रा कंप्लीट हो जाएगा कि इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। ओके, इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, दिस न्यूमेरिकल। अच्छा, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। दिस इज स्ट्रक्चर, इसका जो क्वेश्चन है ये है। अच्छा, इसे हम लोगों ने फाइंड आउट मेरे ख्याल से करना है θ2 of s divided by T1 of s. This is the question sign. अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमें इस सारे के सारे सिस्टम को किस पे शो करना है, डेस्टिनेशन पे, क्योंकि θ2 है तो डेस्टिनेशन पे शो करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले हमने इस सिस्टम को रीड्रॉ कर लेना है। सेकेंड, बिकॉज यू इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम तो होम तो इंक्लूडेड ही है विद वर्क एज वेल, इसलिए फिर मुझे बीच में थोड़ा सा म्यूट करना पड़ता है, बाकी मैटर्स को भी साथ साथ देखना है। ओके, अच्छा, इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि अपने सारे के सारे सिस्टम को एट डेस्टिनेशन शाफ्ट शो करना है, क्योंकि ये θ2 की बात कर रहे हैं।
ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट शाफ्ट है उसके साथ भी जे और एन और ये सब जो है वो कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग जे इक्विवेलेंट की बात करेंगे, डी इक्विवेलेंट की बात करेंगे और के इक्विवेलेंट की बात करेंगे। एक चीज मैं आपको दिखा दूं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो, क्योंकि इसमें बार बार एक तो एनोटेट करने का जो प्रॉब्लम है ना, उसको बार बार शो करना पड़ता है, और फिर क्या था क्वेश्चन, कहाँ गया। हम्म, ये देखें जरा, इसको एक बार जरा ना फोकस कर लें जरा। हमने क्या फाइंड आउट करना है, थीटा 2/T1। इसका मतलब ये है कि हमें थीटा 1 के साथ जो भी कंपोनेंट्स हैं, J1 है, ये D1 है, इसको भी यहाँ शो करना है। यहाँ पे मैं इसलिए J इक्विवेलेंट की बात करेंगे क्योंकि दो J हैं, इसलिए हमें J इक्विवेलेंट की बात कर लेंगे, दो D हैं इसलिए D इक्विवेलेंट की बात कर लेंगे, लेकिन K2 हम लोग क्या लेंगे, सिंगल ही लेंगे। और एक चीज, एक पॉइंट जो अपने माइंड में रखना है वो क्या है कि ये सोर्स शाफ्ट की बात कर रहा है, हमने जो ट्रांसफर फंक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सोर्स शाफ्ट निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास जे इक्विवेलेंट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, जो कि J1 को भी करेगा शो और J2 को भी करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो J इक्विवेलेंट है ये किसका सम है, J1 का भी और J2 का भी। Similarly, if we talk about D equivalent, then it includes the D1 plus D2। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, अब जो पीछे न्यूमेरिकल किया है ना उसमें एक चीज याद रखनी है। जब हम लोगों ने थीटा 2/D फाइंड आउट किया था, जो कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं डायरेक्टली डेस्टिनेशन शाफ्ट के साथ, वो एज इट इज आ जाएंगे। वो हमारे पास कौन से हैं, J2 है JE के केस में, और DE के केस में हमारे पास क्या है, D2। और जो कंपोनेंट्स हमारे पास सोर्स शाफ्ट के साथ कनेक्टेड हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, उस सोर्स के साथ कनेक्टेड है उसको हम लोग N2/N1 स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, N2/N1 मल्टीप्लाई होल स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या, अब ये पॉइंट थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये एक ट्रिकी पॉइंट है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्या, दोबारा से इसको देखते हैं, इस फिगर को देखते हैं। ये देखें, चूंकि हमें ट्रांसफर फंक्शन डेस्टिनेशन पे फाइंड आउट करना है और इस डेस्टिनेशन के साथ J2 कनेक्टेड है, D2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, K2, इसलिए हमें J2 D2 और K वैसे ही रहेगा एज इट इज। लेकिन चूंकि J1 और D1 हमारे पास इनपुट शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है, तो इन्हें हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, N2/N1 होल स्क्वायर। अच्छा, ये N2 क्या है और N1 क्या है, ये है नंबर ऑफ टीथ ऑन डेस्टिनेशन शाफ्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन सोर्स शाफ्ट का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमें इन इम्पिडेंसेस को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो इन सोर्स शाफ्ट के साथ कनेक्टेड हैं, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑन द डेस्टिनेशन शाफ्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन द सोर्स शाफ्ट होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी कि हम लोगों ने चूंकि J1 डायरेक्टली कनेक्टेड था, सॉरी J2, इसको एज इट इज लिख दिया, D2 भी डायरेक्टली कनेक्टेड था, इसको भी एज इट इज लिख दिया, और जो हमारे पास K था वो तो है ही एक, मतलब यहाँ पे K इक्विवेलेंट लिखने की जरूरत नहीं है, K इक्विवेलेंट भी लिखेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, K2 के, क्योंकि K वहां पे कनेक्टेड नहीं है सोर्स के साथ, आई थिंक तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, N2/N1 होल स्क्वायर। बाकी क्वेश्चन हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, मतलब इम्पिडेंसेस मल्टीप्लाई बाय थीटा इज इक्वल टू T1 आ जाएगा, और इसका मतलब ये है कि θ1 एंड T1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/JES स्क्वायर प्लस DES आ जाएगा। मेरे हाथ से अगले क्वेश्चन में चले गए।
अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या आ गया, n2/n1, ये वाला क्वेश्चन है, n2/n1 JE स्क्वायर प्लस DS प्लस KE। अच्छा, अब हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है यहाँ पर T2 को, ये वही क्वेश्चन के T2 को हम लोगों ने किससे रिप्लेस किया है, T1 ऑफ S मल्टीप्लाई बाय n2/n1 से, ठीक है। और ये हमें पता है कि JE क्या है, D क्या है, KE क्या है। अच्छा, जब भी क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले आप लोगों ने इसमें J इक्विवेलेंट का क्वेश्चन, J इक्विवेलेंट, D इक्विवेलेंट या फिर K इक्विवेलेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। और अगर हम लोगों ने θ2/T1 ऑफ S फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये है कि T2 को एक्सप्रेस करना है T1 की फॉर्म में। अगर हमें θ1/T1 ऑफ S फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये है कि फिर हमें जरूरत नहीं है कि इसको हम लोग इस रेशो को लें, फिर हम लोग डायरेक्टली T1 ऑफ S डिवाइडेड बाई T1 कर लेंगे। ठीक है, आगे की एक न्यूमेरिकल है, गेयर सिस्टम से रिलेटेड है, ये आप लोगों ने कर लेना है। इसमें भी ऐसे ही है, J इक्विवेलेंट निकालना है, D इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, इसमें ये न्यूमेरिकल है जो गेयर सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें वही क्वेश्चंस कर लें जो आपके पास नोट्स में इंक्लूडेड हैं, तो वही आपके क्वेश्चंस मिड में भी वहीं तक इंक्लूडेड होंगे जितने आपने क्वेश्चंस नोट्स में अवेलेबल हैं गेयर सिस्टम के। अच्छा, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन, डेट इज अबाउट द स्टेट स्पेस। मतलब जब हम लोगों ने मैथमेटिकल मॉडलिंग की है तो इसमें भी हम लोगों ने मैकेनिकल सिस्टम की मॉडलिंग को डिस्कस किया है, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सिस्टम की मॉडलिंग को डिस्कस नहीं किया। इट विल बी द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ लेक्चर। तो सबसे पहले हमें इसका जो पोर्शन, नेक्स्ट पोर्शन हमें कवर करना है वो है स्टेट स्पेस एनालिसिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली स्टेट स्पेस जो है इसका कुछ पोर्शन, स्टेट स्पेस का कुछ पोर्शन जो है टेक्स्ट बुक में इंक्लूडेड है चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन आगे फिर जो जब जाएंगे तो ये चैप्टर नंबर आई थिंक 10-11 में भी है। तो अभी हम लोग इसका हाफ पोर्शन करेंगे जो कि आपकी मैथमेटिकल मॉडलिंग से रिलेटेड है। अभी सिर्फ हम उस पोर्शन को कवर करेंगे। सो इसमें बेसिक डेफिनेशंस एंड व्हाट इज द स्टेट इक्वेशन, व्हाट इज स्टेट डायग्राम, ये चाहिए। आगे जो स्टेट कंट्रोलेबिलिटी है, ऑब्जर्वेबिलिटी है, आउटपुट कंट्रोलेबिलिटी है, ये पोर्शन जो है ये लेक्चर का इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये पोर्शन इंक्लूडेड है अगले लेक्चर में। अच्छा, मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी हम लोगों ने बात की थी। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, जब हम लोग कंट्रोल थ्योरीज की बात की थी, दैट देयर आर टू टाइप्स जो है वो कनेक्टेड है। नंबर वन इज, एक तो कंट्रोल, मॉडर्न कंट्रोल है, और उसके बाद कन्वेंशनल है। जो कन्वेंशनल थ्योरी थी वो हमारे पास क्या है, दैट डील्स विद द नॉर्मली सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट सिस्टम। और अगर मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी इसलिए हमारे पास ज़्यादा फ्लेक्सिबल है बिकॉज हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि आजकल हम जिस तरह के सिस्टम्स के साथ हम लोग का यूज करते हैं, नॉर्मली वो सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट नहीं होते, दैट आर मल्टी इनपुट एंड मल्टी आउटपुट सिस्टम्स। तो वहां पर हमें एडवांटेज है इन यूजिंग द मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी। अच्छा, अब ये जो इनपुट सिस्टम या सिस्टम है ये क्या हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, मे बी नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम वेरिंग, while the latter is applicable। अच्छा, इसके लिए हमारे पास क्या था, जो कन्वेंशनल सिस्टम से उसमें एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, आपका सिस्टम जो है वो उसकी कुछ स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट थी। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है, कुछ शराइत थी जिन पे वो काम कर सकता था। एक तो ये कि वो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होना जरूरी है, इसके अलावा ये है कि वो तो सिस्टम लीनियर भी होना चाहिए और टाइम इनवेरिएंट भी होना चाहिए, मतलब जो टाइम इंडिपेंडेंट ना हो। लेकिन मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम में हमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिली, एक तो ये कि हम लोग मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम को यूज कर सकते हैं। सेकेंडली क्या है, सिस्टम चाहे लीनियर हो, नॉन लीनियर हो। इसके अलावा अच्छा, जब हम सिस्टम आइडियल सिस्टम की बात करते हैं, फॉर टॉक अबाउट द आइडियल सिस्टम, तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि सिस्टम आपका लीनियर ही हो, बल्कि सिस्टम में नॉन लीनियरिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लीनियरिटीज। तो मोस्ट ऑफ द लॉसेस जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं।
तो अगर हम सिस्टम को जितना जितना ज्यादा प्रैक्टिकली उसको आइडियल बनाना चाहते हैं, कि मतलब उसको प्रैक्टिकली देख सकें कि सिस्टम को ऊपर उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकें, तो उस परफॉर्मेंस एनालिसिस पे अगर हम लोग सिर्फ ये असम्पशंस लगाते जाएं कि जी सिस्टम लीनियर ही होगा, तो इसका मतलब ये है कि हम एक्चुअल में सिस्टम की परफॉर्मेंस से फॉर अवे उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। उसका क्लोज रियल एनालिसिस करने के लिए हमें उन नॉन लिनियरिटीज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी स्विच फ्रॉम द कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी टू द modern control theory. So the next definitions are like the state of a system, state variables, state vector and state space. अच्छा, मैंने क्या बताया था कि हमें अपने सिस्टम की कुछ डायनेमिक बिहेवियर को एक्सप्रेस करना होता है। जब हम मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी की बात करते हैं तो हम वहां पे क्या बात करते हैं, सिस्टम के डायनेमिक किसकी बात करते हैं, सिस्टम के डायनेमिक बिहेवियर की, सिस्टम के डायनेमिक बिहेवियर की बात करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो कि कुछ वेरिएबल्स का सेट है जो कि हमारे पास स्टेट ऑफ डायनेमिक सिस्टम, इस सिस्टम के स्टेट को डिटरमिन करने के लिए यूज होते हैं। अब स्टेट क्या, सबसे पहले स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स सच एज द नॉलेज ऑफ दीज वेरिएबल। अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली स्टेट क्या है, स्टेट एक ऐसा सिस्टम है, स्टेट क्या होती है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज अ सेट ऑफ वेरिएबल्स तो मैंने अनम्यूट तो कर दिया है, देन व्हाई अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंस्टेंट है t इज इक्वल टू टी नॉट और हमारे पास उन वेरिएबल्स का नॉलेज जो है वो t इज इक्वल टू टी नॉट पे है, लेकिन जो हमारे इनपुट है उसका हमें पता है टी नॉट पे भी और टी नॉट से ग्रेटर पे भी, तो उस नॉलेज को यूज करते हुए, उस इनपुट को नॉलेज को और जो वेरिएबल्स का नॉलेज है t इज इक्वल टू टी नॉट, उन दोनों के नॉलेज को टुगेदर यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम के बिहेवियर को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एनी टाइम t इज ग्रेटर देन टी नॉट। तो इसको इतने अल्फाज में, सिंपल वर्ड्स में इसको अपने माइंड में रखने के लिए बस आपने ये याद रखना है कि एक हमारे पास है सिस्टम में, हम लोग क्या करते हैं, कुछ जब हम लोग मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी की बात करते हैं तो उस सिस्टम के डायनामिक बिहेवियर को डिटरमिन करने के लिए कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं, ठीक है, और इन वेरिएबल्स की हेल्प से और इनपुट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टी, एक तो टी नॉट पे क्या है और टी नॉट से ग्रेटर, मतलब टी नॉट पे क्या हो रहा है और टी नॉट से ग्रेटर क्या हो रहा है, तो हम सिस्टम के सारे बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। So what is a state vector? If n variables are needed to completely describe the behavior of dynamic system and components of a vector. अच्छा, अब इसमें होगा एक हमारे पास वेक्टर, स्टेट, एक तो हो गया स्टेट, दूसरे हो गए स्टेट वेरिएबल्स, तीसरा क्या होगा, स्टेट वेक्टर। अब आगे जो ये आपके पास हैं स्टेट वेक्टर्स जो होंगे, अगर हमें n वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं सिस्टम के बिहेवियर को कंप्लीटली डिटरमिन करने के लिए, तो ये हमारे पास कंपोनेंट होंगे आगे फर्दर एक स्टेट वेक्टर के, ठीक है। और स्टेट स्पेस क्या होगा, हमें पता है कि स्टेट इट इज डिफाइंड एज एन डायमेंशनल स्पेस इन विच द कंपोनेंट्स वेक्टर रिप्रेजेंट्स इट्स कोऑर्डिनेट एक्सेस, जहाँ पे ये जो कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स एट द कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये देखें,
ये इसने एग्जांपल ली है एक स्टेट स्पेस की। बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेना है। अगर इसकी एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल 2 स्टेट्स थी, क्यों नहीं राइट डाउन हो रहा इसमें, ओके इसमें 2 हमारे पास स्टेट्स थी। ये हमारे पास है एक स्टेट स्पेस, 2 डायमेंशनल स्टेट स्पेस। x1 और x2 हमारे पास क्या है, 2 स्टेट वेरिएबल्स हैं। और ये हमारे पास क्या करें, किसी भी सिस्टम की कंप्लीटली उसकी सिस्टम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, स्टेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर वेक्टर की बात करेंगे तो उसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा उसने कहा कि अगर इफ इट इज अ स्टेट स्पेस ऑफ अ व्हीकल, रिकॉर्डिंग इज इन ऑन प्रोसेस, ओके। इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग। अच्छा ये मैं बात कर रही थी कि सिस्टम के डायनामिक्स को शो करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, तो स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं, स्टेट वेक्टर क्या है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब इसके बाद इस सारे मैथमेटिकल पे जाने की, ये इसके बाद इसके नोट्स देख लेते हैं कि कहाँ से शुरू करना है, जहाँ पे जो चीज़ आपके लिए